अच्छी चल रही है। आप लोगों में से उम्मीद करती हूँ सभी सिलेक्ट हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए, आप लोगों ने अपने अपने टॉपिक तैयार कर लिए बोर्ड टीचिंग के लिए? सभी लोगों ने? हेलो हेलो, सभी लोग अपने माइक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, सभी लोग, आप लोग बताइए कि, और कैमरे भी ऑन कर लीजिए। आज मैं आप लोगों को देखूंगी कि आप लोग जो है आपका सिटिंग पोजीशन मतलब किस तरीके से बैठते हैं, क्या मिस्टेक कर रहे हैं, तो उसमें बताऊंगी आपको। ठीक है? हाँ, सब लोग जैसे आप इंटरव्यू देने के लिए बैठते हैं इस तरीके से चेयर पे बैठ जाइए सभी लोग। और चलिए जी, आप बताइए आप अपना टॉपिक। हेलो, हाँ, अब आप सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है? जी मैम। हाँ, तो सब लोग है ना अपने माइक जो है अनम्यूट कर लीजिए और जो कैमरा जो है उसको ओपन कर लीजिए। आज मैं आप लोगों को देखूंगी कि आप लोग जो है वो सिटिंग वगैरह किस तरीके से बैठ रहे हैं, पोजीशन क्या है, ताकि कोई गलती जो है वो फाइनल आप ना दोहराएं। ठीक है? हाँ, तो जयप्रकाश जी, आपसे शुरू करते हैं। ये बताइए कि आपने अपना टॉपिक जो है तैयार कर लिया है बोर्ड टीचिंग के लिए? जी मैम। ठीक है, तो उसमें कंफर्ट है पूरा अच्छे से? जी मैम। उसको प्रैक्टिस करके भी एक दो बार देख लीजिए, जो भी आपने तैयार किया है उसको प्रैक्टिस करके अच्छे से देख लीजिए। जी और मैम। बाकायदा पूरी लेबलिंग होना चाहिए, राइटिंग वगैरह थोड़ा उसका ध्यान रखिए कि सामने वाले को समझ में आए, क्योंकि मुझे नहीं पता सब लोगों की राइटिंग किस तरीके से है। जो लोग यहाँ पर जो ऑफलाइन आते हैं उनसे तो बोर्ड टीचिंग करा ली जाती है, ऑनलाइन में जो है इसमें संभव इतना नहीं रहता है, क्योंकि बोर्ड टीचिंग कराते भी हैं तो दिखता नहीं। एक दो लोगों से कराई भी है ऑनलाइन इंटरव्यू के, मॉक इंटरव्यू के दौरान, लेकिन वो समझ में नहीं आता कुछ भी। तो जी। इसलिए आप लोग जो है उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। और जो भी लोग ऐड है मैं उन सभी से बोल रही हूँ ये कि आप लोग जो है अपने अपने टॉपिक अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके? मैम, मैंने टॉपिक में बताना चाहूंगा जो टॉपिक तैयार किया है। हाँ, कोई बात नहीं, बता दीजिए। मैं सोचा मैम जो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को शॉर्ट में बताने का है, जिसमें एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन को भी जोड़ दूंगा। और दूसरा, ह्यूमन हार्ट की मैकेनिज्म, मतलब ब्लड सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, जिसमें सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ हार्ट का डायग्राम बनाते हुए। तो हार्ट वाला ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें पूरा ठीक है। क्रेब साइकिल वगैरह ग्लाइकोलाइसिस फिर वो बनवा सकते हैं, या तो पूरे स्टेप आपको याद हो अच्छे से। अच्छा। तो शॉर्ट में नहीं चलेगा वो। अगर तैयार ऐसी करी है तो फिर उसको, अगर उसको तैयार किया है तो पूरे स्टेप उसके याद होने चाहिए, कहाँ क्या ऐड हो अच्छा। रहा है, कहाँ क्या निकल रहा है, कौन एंजाइम है पूरा। इससे अच्छा हार्ट है, हार्ट को अच्छे से तैयार कर लीजिए। हाँ। मैम, अगला टॉपिक सोचा है मैंने गैमेटोजेनेसिस, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। हाँ, ये भी अच्छा है, जी। लेकिन तीसरा तीसरा सोचा है मेंडल्स की जो तीनों लॉ हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, इन सब चीजों को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। हाँ, ये भी ठीक है। चेकर बोर्ड वगैरह इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा, फिर वो पूछ सकते हैं जी इसके हाँ, बारे में भी। वो कर लूंगा मैम अच्छे से। ओके। बट वो जैसे अपन मेंडल्स के तीनों लॉ बताना चाहे तो क्या इतना टाइम देंगे मैम कि वो नहीं मेंडल्स नहीं तीनों नहीं, लॉ को एक्सप्लेन? वो नहीं देते इतना टाइम। वो नहीं जी। देते इतना टाइम। वो जरूरी भी नहीं है कि बोर्ड टीचिंग कराएं, लेकिन हमको तो प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा ना। तो मैं जी चाह मैम। रही हूँ कि आप ऐसा डायग्राम बेस पे करें ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिसमें जी डायग्राम मैम। हो। मैम, मेरा ब्रदर बॉटनी इंटरव्यू में गया था, बॉटनी में सेलेक्टेड है, मेरा रियल ब्रदर है। क्या नाम है उनका? अभी अभी जो इंटरव्यू हुए थे उसी में? हाँ, आपके इंस्टीट्यूट से वो भी जुड़ा था, हाँ। डॉक्टर हरिशंकर यादव। अच्छा, हाँ, हरिशंकर यादव, याद आ गया, जी। जी। याद आ गया। तो वो जब इंटरव्यू में पहुंचा था, मेहरा सर का बोर्ड था, तो उसको बोला गया कि किसी भी फ्लावर के लिए फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम बना हाँ, दीजिए। कुछ भी, ये कुछ भी कर सक, वो तो ऐसा नहीं है कि वो अपने मन से भी बोल सकते हैं और आपसे वो बोल सकते हैं कि आप क्या प्रिपेयर करके आए हैं।
तो एक हाँ, तो हम उसका हाँ उसका कहना ये था कि मतलब बोर्ड में वो ज्यादा नहीं, 5 मिनट भी नहीं, बहुत हो गया बहुत बहुत से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, इससे ज़्यादा तो वो मतलब 10 से 12 मिनट से ज़्यादा आपका इंटरव्यू लंबा चलता ही नहीं है। चलता ही नहीं है जी। हाँ 12 बहुत बस 12 ज़्यादा से ज़्यादा हो गया तो बहुत 15 तो किसी का भी नहीं होता, जी मैम। बहुत कम 10 से 12 मिनट है बस, ऐसे ही इंटरव्यू चलता है, ऐसे ही रहता है। तो बस इसी तरीके से जो शॉर्ट में आपका जो कोई भी एक टॉपिक है उसको देख लीजिए अच्छे से, लेकिन उसके बारे में पूरी नॉलेज हो आपको बस, जी मैम। कि अगर वो मैम, पूछ मैं लें तो। आपसे हाँ आपसे पूछना चाहता हूँ और कोई टॉपिक जो आप सजेस्ट करें जिसको मैं रेडी कर सकूं, मतलब 8-10 टॉपिक होना चाहिए ना कम से कम। नर्वस सिस्टम भी अच्छा है, हाँ, वो भी कर सकता उसका हूँ। डायग्राम भी सिंपल रहता है, जी मैम। उसको भी बना सकते हैं, वो तो बहुत ही जी सिंपल रहता है। बस उसके बारे में जो भी आप टॉपिक तैयार कीजिए उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए बस, जी मैम। बस ये है। चलिए अब प्रश्न थोड़ा स्टार्ट करते हैं, और ऐसे ही आप सब लोग भी अपने अपने जो टॉपिक है उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ओके, जो जी भी मैम। आज यहाँ पर है ज्वाइन है। चलिए, तो एक मैं सबसे प्रश्न पूछना चाहूँगी, करंट का ही है। कल जो कुछ लोगों के इंटरव्यू थे उन लोगों से मैंने पूछा भी था, ठीक है, तो जिन लोगों से नहीं पूछ पाई थी तो उन लोगों से के लिए आज पूछ रही हूँ। अच्छा ये बताइए कि हमारे भारत में अगर बात करें तो जो मैराइन फिशरीज़ है, ठीक है, तो समुद्री मत्स्य पालन जो है उससे अगर बात करें उस क्षेत्र में एक जनगणना की जाती है, गणना मछलियों की गणना की जाती है। तो 2025 की जो जनगणना है वो जो है इतनी खास क्यों है, बताइए। 2025 की जो मैराइन फिशरीज सेंसस है, एमएफसी बोलते हैं जिसे, समुद्री मत्स्य जनगणना जो है उनकी इतनी खास क्यों है। कल मैंने जिन लोगों से पूछा था उनको तो आंसर मालूम होंगे, और मैंने उम्मीद की है कि वो लोगों ने पढ़ भी लिया होगा जिन्होंने नहीं बता पाए थे। बाकी लोग बताने की कोशिश कीजिए। चलिए जल्दी बताइए आप लोग कि समुद्री मत्स्य पालन जो जनगणना है 2025 वो इतनी खास क्यों है। आज से ही स्टार्ट हो गई है वो, आज यानी 3 नवंबर है ना, 3 नवंबर, तो आज से स्टार्ट हो गई है। हाँ जी रचना, बताएंगे आप। नहीं, आप लोग करंट न्यूज़ नहीं पढ़ते मैम इसका मतलब। हाँ ये डिजिटल है और हाँ इसमें जो है 3 ऐप को यूज किया जा रहा है। मतलब डिटेल मुझे थोड़ा पता नहीं है, ब्रीफली आइडिया है। तो जब आपको नहीं पता है तो डायरेक्ट यहीं तक बोल सकते थे ना, डिजिटल होगी। ये अब जो बताना जरूरी थे। देखो प्रश्न जो है आपके प्रश्नों से ही बनते हैं, आप जो आंसर देते हैं ना उसी से प्रश्न बनते जाते हैं। तो जब तक आपको पूरी नॉलेज नहीं हो तो उसके बारे में उतना ही बोलिए, नापा तोला, ज़्यादा नहीं बोलना है। ओके, तो ये जो है आज से शुरू हो रही है तो थोड़ा करंट में रहेगा, हो सकता पूछ लिया जाए क्योंकि हमारे में फिशरीज है, मत्स्य पालन है। ओके, तो इसको देख लेना कि समुद्री मत्स्य पालन जो गणना है 2025 आज से शुरू हो रही है, दिसंबर तक चलेगी, आई थिंक 15-18 दिसंबर तक चलेगी। तो इसको देख लेना, और पहली बार हो रही है डिजिटल वे, ठीक है। चलिए इसी तरीके से एक और प्रश्न पूछा था, ये भी करंट का था, कि जो हमारे भारत में अगर बात करें तो नीति आयोग जो है, पहले तो इसका फुल फॉर्म बताइए, नीति आयोग क्या है इसका फुल फॉर्म। ये सभी को पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जूलॉजी बॉटनी या जो है पॉलिटी वालों को, पॉलिटी वाले जो हैं वो ही इसको जाने, आप लोगों को भी पता होना चाहिए। नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट हाँ, ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, तो इसके द्वारा जो है एक रिपोर्ट जारी की गई है 13 अक्टूबर 2025 को, और ये हमारे टॉपिक से, सब्जेक्ट से रिलेटेड है इसलिए पूछ रही हूँ। तो बताएंगे क्या जारी की गई है, किस संदर्भ में ये? हाँ जी, ब्लू इकोनॉमी, वेरी गुड। अमित जी आपने इसको पढ़ा है क्या? सही बताया आपने, इंडिया ब्लू इकोनॉमी रिपोर्ट जो है इसको जारी किया गया है। अच्छा बताइए ये किससे रिलेटेड है, कौन बताएगा मुझे? इससे रिलेटेड है। हाँ एक्वाकल्चर एंड फिशेस से रिलेटेड है। हाँ, जो हमारा जो डीप सी है, गहरे समुद्र हैं, उसमें मत्स्य पालन वगैरह जो है या इससे संबंधित जो अन्य क्षेत्र हैं, ठीक है। हाँ, तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, हाँ एक्सपोर्ट जो है एम्प्लॉयमेंट, इसको बढ़ावा देने के लिए जो है ये प्लानिंग करने के उद्देश्य से तो ये रिपोर्ट जारी की गई थी नीति आयोग द्वारा। बस ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारे सब्जेक्ट से था, तो करंट का विषय है तो हो सकता पूछ लिया जाए, ऐसे कभी कभी पूछ लिए जाते हैं और फिर हमको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होती, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को इसको बता दूँ। चलिए गम्बूसिया फिश के बारे में बताइए, ये क्या है गम्बूसिया फिश? ये मैम मॉस्किटो के लार्वा को खाने वाले फिश है, इसको मिनोप्स भी कहते हैं। तो ये जो है साइज में कितनी बड़ी होती है? इसका नहीं है आइडिया मैम। छोटी होती है। चलिए हाँ,
अच्छा ये बताइए पैलेग्रा डिसीज के बारे में बताइए, सभी से थोड़ा थोड़ा ले लेती हूँ जो मेन पॉइंट है। पैलेग्रा के बारे में बताइए, फिर आपका जो है क्लासिफिकेशन से ज़्यादातर मैं देखूंगी प्रश्न पूछूंगी, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो क्लासिफिकेशन में उनको थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। तो फाइलम वाइज तो इस पे पहले बताइए पैलेग्रा ये क्या है, बताइए। 3D डिसीज है। मैम विटामिन नियासिन जो होता है उसकी लेग से ये डिसीज होता है, पैलेग्रा डिसीज। हाँ कौन सा विटामिन? विटामिन नियासिन B3 नियासिन, वेरी गुड, ओके। चलिए तो इसमें क्या होता है पैलेग्रा में, इसके सिम्टम्स बताइए। कौन बताएगा आप लोगों में से, जिसको आ रहा हो आंसर दीजिए। फरीदा जी बताइए। ये हमारे स्किन पे मैम और डाइजेशन पे अफेक्ट करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम स्किन पे करता है, और डायरिया नर्वस करता सिस्टम पे भी करते हैं। स्किन और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज। है। मैम 3D कहते हैं, 3D सिम्टम्स सिंड्रोम भी बोलते हैं, हाँ। जो डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डिमेंशिया। एंड डेथ, 4D हाँ 4D भी हो जाता है जब डॉक्टर, अगर जो है सही डॉक्टर के Death हो जाती हाँ है। अंतिम समय, अगर हमारा जो है अंतिम समय नज़दीक आ गया, डॉक्टर के पास सही समय पर नहीं गए तो डेथ भी हो जाती है। चलिए अच्छा ये बताइए कि जो प्रोटोजोन्स होते हैं उसमें जो गति होती है, ठीक है, वो किस किस प्रकार की होती है प्रोटोजोन्स में? प्रोटोजोन्स में बेसिकली मैम लोकोमोटरी ऑर्गन्स फ्लैजिला, सिलिया और स्यूडोपोडिया के थ्रू होता है। तो इनके बारे में थोड़ा बताइए, कहाँ कहाँ देखने को मिलता है किन किन प्रोटोजोन्स में इस टाइप का मूवमेंट मतलब है हमको देखने को मिलता है, किसके? हाँ बताइए, एग्जाम्पल दीजिए अब। फ्लैजिलेटा के जो फ्लैजिलेटा के अंतर्गत जो प्रोटोजोन्स आते हैं मैम, उनमें फ्लैजिला एज ए लोकोमोटरी मूवमेंट पाया जाता है। और जैसे लोगोपोडिया या स्यूडोपोडिया वो अमीबा में होता है। और सिलिएटा के एनिमल्स होते हैं यूग्लिना वगैरह, उनमें मैम सिलिया सॉरी यूग्लिनिया तो फ्लैजिला का है, पैरामीशिया। चलिए अच्छा सारगोडिना के बारे में बताइए, सारगोडिना के कुछ एग्जाम्पल। हाँ सारगोडिना को सुना है आपने? सारगोडिना क्या होता है? प्रोटोजोन्स ही सारगोडिना में जो स्यूडोपोडियस प्रेजेंट होते हैं, अमीबा। यस मैम। और स्पोरोजोआ का एग्जाम्पल बताइए। प्लाज्मोडियम होता है मैम, जिसमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता। ओके चलिए रश्मि जी मैम। चलिए हाँ अब मुझे पैरामीशियम और अमीबा में रिप्रोडक्शन बताइए किस टाइप का होता है। आप लोग भी तैयार रखिए, आप लोगों से नेक्स्ट इसी बारे में पूछूंगी। पैरामीशियम और अमीबा में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है? मैम अभी मैं रिकॉल करता हूँ। चलिए मैं दूसरे लोगों से अन्य से पूछ रही हूँ। हाँ जी अपर्णा जी आप बताएंगी? दीपक जी मैडम। चलिए बताइए, आपने अपने टॉपिक तैयार कर लिया? पहले तो ये बताइए टॉपिक किस तरह का मैम? बोर्ड टीचिंग के लिए। वो टीचिंग के लिए नहीं अभी तो मैम नहीं मैंने 2 तैयार किए हैं। तो उसको अच्छे से तैयार कर रखिएगा, ठीक है, पूरा लेबलिंग वगैरह कर लीजिए। दीपक जी कब करेंगे फिर? जी बस करते हैं मैडम। करते हैं नहीं, जल्दी करिए और उसको प्रैक्टिस करिए। बहुत से लोग जो है उनको बोर्ड पे हैंडराइटिंग बहुत ही मतलब इस तरीके से आता है, कोई समझ ही नहीं पाता, तो उसको प्रैक्टिस कीजिए आप। और आप लोग है ना, मैं ये चाह रही थी कि जो लोग जो हैं आप लोग एक बार मेरे सामने आइए और बैठिए, जिस पूरा जो जैसे प्रॉपर बैठते हैं ना। मैडम मैं 5 तारीख को आ रहा हूँ भोपाल इंदौर। हाँ तो फिर मैं आपकी संस्था में ज्वाइन कर लूँगा आपको। नहीं हम ग्वालियर में है, इंदौर में नहीं है। अच्छा ग्वालियर में है। ग्वालियर है मुझे लगा नहीं। अच्छा। तो जैसे कि रचना आई थी तब रचना में काफ़ी सुधार हुआ तो इसी तरीके से हम चाह रहे हैं कि आप लोग जो वो मिस्टेक ना दोहराएं जो गलतियां करते हैं। तो मैं चाह रही थी एक बार जो है आप यहीं पे अगर बैठे हुए हैं जिस तरीके से, तो मुझे एक बार देखने का मौका मिले कि आप किस तरीके से बैठे हुए हैं, आपके जो हाथ हैं वो कहाँ हैं, किस तरीके से हैं। बहुत से लोग इस तरीके से बैठे रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है, हाथ इस तरीके से हो रहा होता है। तो आपको हाथ सिर्फ जो है अपनी थाई पर इस तरीके से रखना है, ठीक है, और सीधा बैठना है। कुछ नहीं रहता आपके पास, ना फाइल रहेगी ना कुछ भी नहीं रहेगा। हाँ जी, तो इस तरीके से बिल्कुल सीधा अपने पैरों के ऊपर दोनों हाथ रखिए सीधे इस तरीके से। जी हाँ, और फाइल वाइल कुछ नहीं रहता आपके पास, याद रखिएगा, सब कुछ ले लिया जाता है।
मैम फाइल अंदर नहीं ले जाना होता है नहीं क्या? नहीं, जब हाँ फाइल वाइल आपके ले- पास कुछ भी नहीं रहेगी, ले यही तो जाते हैं, शायद टेबल में रखवा देते हैं सब मैम। रखवा देते हैं, हाँ फाइल आपके पास नहीं रहता। तो बस बहुत से लोगों को गलतफहमी होती है कि हम फाइल पकड़ के इस तरीके से बैठ जाएंगे, तो याद रखिएगा फाइल वाइल सब रखवा लेते हैं, आपको डायरेक्ट बस बैठना है। तो प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल एल शेप बनना चाहिए आपका पोस्चर, बॉडी पोस्चर जो एल शेप, ठीक है, आगे इस तरीके से नहीं होना है, बहुत से लोग आगे पीछे होते हैं, बिल्कुल एल शेप। और हाथ इस तरीके से बैठने की कोशिश कीजिए, पैर जो है उनके बीच में एक जो है इतना गैप होना चाहिए, जो आपके दोनों पंजे होते हैं पैरों के, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से नहीं उनको करना है, बस ऐसे नहीं करना है, थोड़ा गैप भी होना चाहिए। तो आप जो है अपनी ड्रेस वगैरह अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है, और बैठने की जो है प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सीधे ही नहीं बैठ पाते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो सीधे नहीं बैठ पाते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करिए घर पे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये बताइए, मैम आपने क्वेश्चन पूछे थे हाँ। कि पैरामीशियम और अमीबा में किस तरीके का रिप्रोडक्शन हाँ होता मैं है। भूल गई थी आंसर आप लोगों से लेना, हाँ बताइए, अच्छा आपने याद दिला दिया, बताइए कौन मैम बताएगा, किससे पूछ रहे हैं? कौन बताएगा ये मुझे आंसर, दीपक जी आप बताएंगे? मैम बताओ। हाँ चलिए बताइए। मैम वैसे तो बाइनरी फिजन से होता है, अगर अमीबा में देखें तो सिंपली दो डॉटर न्यूक्लियाई में डिवीजन हो जाता है बाइनरी फिजन के थ्रू, पर पैरामीशियम में हमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों देखने के लिए मिलते हैं। और पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस होते हैं, मैक्रोन्यूक्लियस एंड माइक्रोन्यूक्लियस। मैक्रोन्यूक्लियस में तो सिंपल फिजन एमाइटोसिस से बट क्रोमोसोम का सेपरेशन प्रॉपर नहीं होता है, बट माइक्रोन्यूक्लियस में कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है माइटोसिस से, जिससे प्रॉपर सेपरेशन होता है। पैरामीशियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉन्जुगेशन जो सेक्स पिलाई बनते हैं विद द हेल्प ऑफ सीलिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पॉसिबल है पैरामीशियम। ओके, तो ये पिली होते हैं, और हाँ मैम हाँ बताइए, अमीबा में बताइए अमीबा में मैम फेवरेबल कंडीशन में तो सिंपल बाइनरी फिजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बट अनफेवरेबल कंडीशन में मैम स्पोर्युलेशन या फिर मल्टीपल फिजन के थ्रू होता है। ओके, आगे पीछे नहीं होना है, आगे पीछे नहीं। चलिए अच्छा ये बताइए कि ट्रिपेनोसोमा क्या है, ट्रिपेनोसोमा, हाँ चलिए प्रोटोजोआ ही है मैम, डिजीज कॉज करता है। चलिए अब मैं किसी और से पूछ रही हूँ। हाँ जी सद्भावना जी बताइए, ट्रिपेनोसोमा के बारे में आप क्या जानती हैं, बताइए, आप लोग भी तैयार रहिए। हाँ मैम ये प्रोटोजोआ है जो कि डिजीज कॉज करता है, जैसे कि एक एग्जांपल में ले लेते हैं ट्रिपेनोसोमा। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है ना मैम, जो ट्रिपेनोसोमा करके नाम है। पूरा नाम क्या है? मैम मैं बताऊं? हाँ जी बताइए फरीदा जी, फरीदा को बताने मैम फिर आप बता दीजिए। हाँ फरीदा जी बताइए। मैम ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसिस अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है और ये एक प्रोटोजोआन है। तो ये हमारे बॉडी में पहुंचता कैसे है, शिवांशु बताएंगे, चलिए। यस मैम। ये जो है ट्रिपेनोसोमा ये हमको रोग उत्पन्न करता है, बता दिया सब लोगों ने, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस, लेकिन ये जो है हमारे बॉडी में पहुंचता कैसे है? ये मैम हमारी बॉडी में पहुंचता है, सही बताया, सीसी फ्लाई कहते हैं, वेरी गुड। अच्छा इसी तरीके से एक सैंड फ्लाई भी होती है, दीपक जी आपने सुना है सैंड फ्लाई के बारे में? जी जी। लीशमैनिया। हाँ बताइए बताइए, सही बता रहे थे, लेशमैनिया लोनावानी, ठीक है। तो ये जो है हमारे लिए किस प्रकार नुकसानदायक है? दमदम फीवर या काला आजार कॉज करती है मैम। दमदम फीवर बोलते हैं मैम। अच्छा इसको क्या बताया आपने, डमडम फीवर? दमदम, तो इसको दमदम फीवर क्यों बोलते हैं? ब्लैक फीवर, काला जल तो पता है, दमदम फीवर के बारे में बताइए, इसको दमदम फीवर क्यों बोलते हैं? मैम ये बंगाल से इसका ओरिजिन हुआ है और बंगाल में फीवर को दम कहते हैं, इसलिए इसे दमदम नाम दिया गया है। हाँ तो जो सामान्य जो बुखार है उससे ये किस प्रकार भिन्न है? चलिए प्रमोद जी बताएंगे आप, प्रमोद जी हाँ बताइए, ये सामान्य जो फीवर है उससे किस तरीके से भिन्न है? याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है, चलिए कौन बताएगा मुझे इसके बारे में, सामान्य से किस प्रकार भिन्न है? इसमें लीवर और स्प्लीन का इन्लार्जमेंट होता है, जिसको हम हेपेटोमेगेली या फिर स्प्लीनोमेगेली भी कहते हैं। स्प्लीनोमेगेली भी कहते हैं। और इसमें क्या इफेक्ट होता है हमारी बॉडी का, कौन सा पार्ट?
स्किन वगैरह किसी तरीके से प्रभावित होती है क्या? स्किन पर भी इफेक्ट पड़ता है क्या? कौन बताएगा? हाँ जी बताइए, जो जिसको आ रहा हो बताइए। मैम मैंने कहीं पढ़ा स्किन में ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं, स्किन भी प्रभावित होती है। इसलिए काला अज़ान हाँ। भी बोला जाता है। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए, बाथ स्पंज के बारे में आपने सुना है? बाथ स्पंज क्या होता है? ये मैडम हाँ बताइए। तेल के अंतर्गत आता है मैडम ये। और इसका उपयोग जब बात करते हैं तो जो साफ त्वचा को साफ करने के लिए यूज किया जाता है। यूप्लेक्टेला की बात कर रहे हैं। यूप्लेक्टेला कहाँ से आ गया बाथ स्पंज में? स्पॉन्जी है मैडम, ये स्पॉन्जी है। होता है। यूप्लेक्टेला के बारे में बताओ। चलो आप बता रहे थे रचना, यूप्लेक्टेला बताओ, यूप्लेक्टेला क्या है बताओ। फ्लावर ऑफ बास्केट बोलते हैं। हाँ बताइए यूप्लेक्टेला। हाँ पेरा के अंतर्गत आता है ये। और बताइए। वीनस फ्लावर बास्केट कहलाती है मैडम ये। हाँ हाँ बताइए। हाँ सही बोल रहे हैं, शादियों में देते हैं। जापान में शादियों में गिफ्ट किया जाता है, लेकिन इनका जो जीव रहता है वो जिंदगी भर रहते हैं, इसीलिए उनको साथ में निभाने के लिए ये गिफ्ट की जाती है, ताकि नव दंपत्ति के साथ में रहे। तो इसको देख लेना, ठीक है, यूप्लेक्टेला। जी मैम। इसमें जो श्रिम्प होते हैं कपल के वो रहते हैं साथ में। चलिए अच्छा ये बताइए, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर किसे बोलते हैं? को कहते हैं। फाइसेलिया को कहते हैं। वेरी गुड। तो फाइसेलिया के बारे में बताइए थोड़ा। मैडम इसमें पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, इसमें बहुत सारे पॉलिप जो पाए जाते हैं, निमेटोफोर। और इसीलिए ये मतलब है कि जैसे मैं इसका जो ऊपर निमेटोफोर मतलब रहता है जिसमें गैस भरी रहती है, इसलिए इसको मतलब पुराने कैप्टन के शेप जैसा दिखता है, इसीलिए इसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं। चलिए ओके, और कौन बताएगा इसको? हाँ जी, आप लोगों ने सुना है इसके बारे में? देख लीजिए, आप लोग जब असिस्टेंट, हाँ आप लोग जब असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे ना, तो आप लोगों को जो है इसको अपने स्टूडेंटों को समझाना पड़ेगा। चलिए बताइए। मैम ये फाइसेलिया एक हाइड्रोजोन है और इसे पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं, और इसमें जो कॉलोनीज फॉर्म होती है उसे हम ज़ोइड कहते हैं, और ये कॉलोनी में ही रहता है, नॉट द सिंगल ऑर्गेनिज्म। और इसमें निमेटोफोर होता है जो गैस फिल्ड ब्लैडर होता है, और लॉन्ग टेंटिकल्स होते हैं जिसमें वेनम होता है, बिकॉज ये एक सिलेंड्रेट है। तो देखो आंसर सभी के कुछ हद तक ठीक होते हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि सबसे जो है अच्छी तरीके से फ्रेमिंग उनकी कौन कर पा रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसकी कोशिश कीजिए। अच्छा ये ये बताइए मुझे कि अब थोड़ा मध्य प्रदेश पे आ जाते हैं। आपसे कई बार पूछा है मैंने कि हमारे यहाँ का राजकीय वृक्ष क्या है, राजकीय पशु क्या है, पक्षी क्या है, तो अक्सर जो है उनके साइंटिफिक नेम में आप लोग जो सही आंसर नहीं दे पाते थे। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों ने इसको अच्छी तरीके से याद कर लिया होगा, तैयार कर लिया होगा। ठीक है, तो मैं एक एक करके सभी लोगों से पूछ रही हूँ। अमित जी सबसे पहले बताइए, हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है उसका साइंटिफिक नेम बताइए। अमित जी क्या आप सुन पा रहे हैं? राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड जो है हमारा, उसका साइंटिफिक नेम बताइए। क्या? मोर। तो आप लोग इतना तो तैयार कर लीजिए, आपसे बार बार मैंने बोला है कि चांसेस रहते हैं कि पूछ लिया जाए। अगर किसी स्टेट, आप अपने जिस स्टेट के हो, अगर एमपी के हो तो एमपी का, नहीं तो किसी और स्टेट से हो, जैसे राजस्थान के हैं तो राजस्थान में खेजड़ी जो है आपका, उसका कुछ बॉटनिकल नेम, और जो आपके ठीक है स्टेट बर्ड्स वगैरह कोई हैं अगर स्टेट एनिमल, तो उनको देख लीजिएगा क्योंकि पूछ लेते हैं। और अदर स्टेट वाले जो भी हैं वो एमपी का तो अच्छे से तैयार कर लीजिए। एमपी के जो स्टेट बर्ड्स जो है एनिमल जरूर पूछा जाता है, एमपी के बारे में जरूर पूछते हैं। अच्छा चलिए, अमित जी हो गए, और अपर्णा जी बताएंगी आप? अपर्णा जी। हेलो। हाँ जी, चलिए हमारा जो स्टेट एनिमल है उसके बारे में बताइए, उसका साइंटिफिक नेम। स्टेट एनिमल बारहसिंगा है, उसका साइंटिफिक नेम होता है रूसेवस ड्यूवासिली। चलिए हमारे यहाँ जो है किस प्रकार का बारहसिंगा पाया जाता है, किस नस्ल का?
भूर सिंह तो उसका मैस्कॉट है, ब्रेडरी जाति का, ब्रेडरी जाति। हाँ, भूर सिंह तो मैस्कॉट है, ठीक है। हाँ, इसी तरीके से एक प्रजाति का हाँ बारहसिंगा पाया और ये सिर्फ हमारे देश में कान्हा नेशनल पार्क में ही पाया जाता है, जिसको स्वैम्प डिगर के नाम से भी जाना जाता है। और जो आप बोल रहे थे ना, ये तो इसका मैस्कॉट है। का कहना जी। और इसी तरीके से जो चीता है तो चिंटू चीता, यहाँ कुनो का मैस्कॉट, ठीक है, याद रखिएगा, चिंटू चीता पूछ लेते हैं। चलिए, तो अपर्णा जी तो हो गया, दीपक जी ने बता ही दिया। अब डॉक्टर निहारिका जी मुझे बताएंगी। आप ये बताइए, स्टेट फ्लावर, इसका साइंटिफिक नेम बताइए। हाँ स्टेट फ्लावर लिली। हाँ, सही बता रहे हैं आप। उसका साइंटिफिक नेम तो नहीं पता मैम, पर लिली जो है, लिलियम, पैरेट लिली कहते हैं शायद उसे। हाँ लिली तो है, कैंडिकम। हाँ, सही बताया प्रतिभा जी ने, बिल्कुल सही बताया। तो भले ही बॉटनी से है, लेकिन इसको भी थोड़ा देख लेना, हो सकता पूछ ले, को भरोसा नहीं है, कभी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हमको जो है हर चीज़ को तैयार करना है, ठीक है। चलिए फरीदा जी। जी मैम। चलिए, अच्छा ये बताइए कि इंदौर से है ना आप? जी मैम। तो ये बताइए, इंदौर का नाम इंदौर क्यों पड़ा? मैम, इंद्रेश्वर महादेव मंदिर के नाम पर इसका नाम इंदौर पड़ा है। पहले इंदौर था, फिर इंदौर से इंदौर हुआ। तो आप लोग जहाँ से हो, अपने जो है जिले, उसका नाम भी देख लीजिएगा कि प्राचीन नाम क्या था, कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। जहाँ आप लोग जिस भी जिले से हैं, अगर हमारे राज्य के हैं या अदर स्टेट के हैं, तो अदर स्टेट का तो नहीं पूछेंगे, मध्य प्रदेश का जरूर पूछ सकते हैं कि नाम वगैरह। चलिए, हाँ जी, जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी, ये बताइए कि राइनो का जो सींग होता है नाक पे, राइनोसिरोस, वो क्या होता है, किससे बना होता है? राइनो का जो सिर है वो, सिर नहीं, सींग सिंग जो है, हाँ, वो बंच ऑफ हेयर्स है मैम। बहुत से बालों का गुच्छा है जो हॉर्न लाइक दिखाई देता है। तो उसमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होगा, क्या होगा आखिर? केराटिन जैसा कुछ होगा ना, प्रोटीन होगा उसमें, प्रोटीन। जी मैम, प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन होती है, काइटिन होता है, ठीक है। तो वो क्या है, काइटिन क्या है, अच्छा बताओ। काइटिन पॉलीसैकेराइड है, ओके। जी मैम, जो एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड्स के जो एक्सोस्केलेटन में प्रेजेंट होता है, जो फंजाई है उसमें प्रेजेंट होता है। अच्छा, ऑर्थोपोड्स के मुझे 3 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए जो सभी ऑर्थोपोड्स में प्रेजेंट होते हैं। सेगमेंटेड अपेंडिसेस, जल्दी बताइए 3 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। एक बता दिया आपने। जॉइंट लेग, काइटिनस एक्सोस्केलेटन एंड कंपाउंड आइज। तो आपको ये इस तरीके से जो है फाइलम वाइज 3-3, 2-2 कैरेक्टर जो है इस तरीके से होना चाहिए कि कोई भी पूछ ले हम तुरंत बता दें। तो आप इसको ना थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, एक शॉर्ट नोट टाइप का बनाइए हर फाइलम वाइज, और उसके 3-3 कॉमन कैरेक्टर, 1-2 एग्जाम्पल की, और उसको हमेशा जो है दोहराते रहिए। शॉर्ट नोट टाइप के बोलते हैं ना कि हम रिवीजन तुरंत आधे घंटे में हमारा पूरा रिवीजन हो जाए, इस तरीके से। चलिए, तो जयप्रकाश जी हो गए। नेक्स्ट प्रश्न मैं कोमल जी से पूछूंगी। यस मैम। हाँ जी कोमल जी, बॉडी सिमेट्री क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? बॉडी सिमेट्री सभी से मैं आ रही हूँ, सभी के पास, तो आप लोग प्रतीक्षा कीजिए थोड़ा। हाँ, बॉडी सिमेट्री क्या होता है बताइए। बॉडी सिमेट्री मीन्स ये होता है कि हम बॉडी को जो है इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या फिर कितने प्लेन से कर सकते हैं। और इसी बेसिस पर जो है वो एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री जो है वो दी गई है। तो थोड़ा एग्जांपल दे दीजिए, किस किस में पाई जाती है? एसिमेट्रिकल होता है जिसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता किसी भी प्लेन से, जो कि पॉलीफेरा में प्रेजेंट होती है, और सिलेंडर टिनोफोरा में रेडियल सिमेट्री होती है, और प्लेटीहेल्मिन्थ ऑनवर्ड जो है बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है अप टू कॉर्डेटा। और इकाइनोडर्मेटा में जो एडल्ट है उनमें रेडियल होती है, बट उनका जो लार्वा है उनमें बायलेटरल होती है। ओके, कोमल जी ये बताइए कि जो हमारी बटरफ्लाई है, तितलियाँ, ठीक है? यस मैम। तो उनको जो है
अगर बात करें उनमें जो रंग होता है उनके पंखों में, आपसे पूछा भी था कल, तो उम्मीद है आपने पढ़ा Yes, होगा, ma'am. उसका क्या कारण Yes, होता ma'am. है बताइए, इतनी रंगी बिरंगी First- क्यों होती है? यस मैम, फर्स्ट रीजन जो है वो पिगमेंट की वजह से होता है, मेलानिन पिगमेंट और टेरिन, ये पिगमेंट होता है। सेकंड होता है स्ट्रक्चरल कलरेशन की वजह से, जो बटरफ्लाई के विंग्स पर स्केल्स प्रेजेंट होती हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, और जो डिफरेंट एंगल से हम देखते हैं तो वो डिफरेंट कलर हमें जो है वो ऑब्जर्व होते हैं। तो ये है ना आप लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, सुन लीजिए, लेकिन इनका क्या है कि जो रिसर्च वगैरह से कुछ टॉपिक इनका कुछ रिलेटेड है बटरफ्लाई से, है ना कोमल जी? आई थिंक यस मैम, सर्वे किए हाँ मैंने। सर्वे किया है, तो इसलिए इनसे बटरफ्लाई पर जो है प्रश्न पूछा था मैंने कल, तो इन पे बना नहीं था। चलिए ओके, अच्छा है। प्रमिला जी, जी मैम। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन क्या है बताइए? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन क्या होता है? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, चलिए अभी जो नए कैंडिडेट मतलब जिनसे मैंने पूछा नहीं है उनसे तो मैं नए प्रश्न पूछूंगी, अभी रिपीट कर देती हूँ। जिन लोगों से मैं पूछ चुकी हूँ उनमें से कोई बताना चाहेगा तो वो लोग बताएं। अभी कोमल तक मैंने जिन लोगों से पूछ लिया है उन लोगों में से अगर कोई बताना चाहे कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन क्या है, ठीक है, तो आप बता सकते हैं, कोई भी बता दीजिए, फिर मैं नेक्स्ट जो है नहीं तो आगे बढ़ती हूँ। मैम एंटीजन एंटीबॉडी में जो रिएक्शन होती है दैट इज हाईली स्पेसिफिक और रिवर्सिबल बाइंडिंग प्रोसेस होती है, जिसमें कि जो एंटीबॉडी होता है उसका जो पोर्शन स्पेसिफिक जो एपिटोप कहलाता है, जो एंटीजन के एपिटोप पे स्पेसिफिक पार्ट पे बाइंड करता है, उसी को हम एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन कहते हैं। ओके चलिए, एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी जो इंटरेक्शन है इस पर बेस्ड कुछ बता सकते हैं एग्जाम्पल वगैरह? मैम अलाइजा जो हम ऐसे करते हैं वो इसी पर बेस्ड है। ओके चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है प्रमोद जी से। प्रमोद जी, जी मैडम। ये बताइए ओवेलिया का जो लाइफ साइकिल है वो किस तरीके से होता है? जीवन चक्र के बारे में थोड़ा बताइए। ओवेलिया ओवेलिया मैडम ये सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है और इसमें पीढ़ी एकांतर पाया जाता है। एक पॉलिप पाया जाता है, इसके बाद फिर दूसरे क्रम में इसमें मेड्यूसा पाया जाता है। पॉलिप से अलग द्वारा मेड्यूसा बनता है और मेड्यूसा में लैंगिक जनन होता है। इसके बाद फिर पॉलिप बनता है। पॉलिप अवस्था जो रहता है ये स्थानबद्ध होता है। और जो चलिए ठीक है, आप लोगों को ज़्यादा लंबे आंसर नहीं देने, उतने ही देने शॉर्ट में, नहीं तो एक ही प्रश्न में, एक दो प्रश्न में पूरा इंटरव्यू निकल जाएगा, उतना ही देना है, ठीक है, शॉर्ट में। अगर उसको डिफाइन करने को बोला जाए तब उसको डिफाइन कीजिए। चलिए अच्छा ये बताइए, मैंने एक दिन और आपसे पूछा था, आपसे ही पूछ रही हूँ कि जो है कोरल अगर रीफ के बारे में पूछें तो ये क्या है? आपको अगर एक सेंटेंस में बोलना हो कोरल रीफ तो क्या बताएंगे, क्या है ये? आप लोग भी तैयार रखिए। हाँ, कोरल रीफ एक सेंटेंस में, मतलब पूरा एक सेंटेंस या एक लाइन में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे शॉर्ट में? Symbiotic association between corals and algae. कोरल और एल्गी, कोरल रीफ। Ma'am, a coral reef is a large underwater structure which is built by tiny animals, which is called as coral polyps, which create harsh rock-like structure from calcium carbonate. ओके, कैल्शियम कार्बोनेट, ये अच्छा आंसर दिया, क्योंकि जिसको पता है कि इसमें जो है वो दो एनिमल रह रहे हैं, अलगा है, वो तो उसको तो पता है, अलगा आम इंसान को थोड़ी ना पता है, वो तो उसको तो ये पता है थोड़ा ये हार्ड है, क्या है, किससे बना हो सकता है, देखने से थोड़ा पता लग जाए, ठीक है, कि कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है। तो आपने भी ठीक बोला, लेकिन ये कैल्शियम कार्बोनेट वाला पॉइंट जो है वो ज़रूर बोलना है, ठीक है। तो दोनों ही आंसर ठीक थे, लेकिन अगर अच्छा आंसर बोले दोनों में से तो सद्भावना जी ने जो है अच्छा बोला। चलिए अच्छा, मीजोग्लिया क्या होता है ये बताइए। मीजोग्लिया अब ये बताएंगे, प्रमोद जी तक हो चुका था, प्रतिभा जी मीजोग्लिया क्या होता है बताइए। हाँ जी, मीजोग्लिया। मैम मेसोग्लिया एक नॉन सेलुलर पार्ट होता है जो दो लेयर्स के पॉलीफेरस में दो लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होता है ना। ये एक्चुअली मेसोडर्म नहीं होता है, लेकिन ये मेसोग्लिया बोलते हैं। इसमें बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं, जैसे अमीगोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो स्पाइक्यूल्स का निर्माण करती है, जो कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये मीजोग्लिया है कैसा होता है, मतलब लिक्विड होता है, सॉलिड होता है, किस तरीके? जिलेटिनस होता है, हाँ, जिलेटिनस पदार्थ है। मीजोग्लिया
एक जेली Jelly जैसा like, जिलेटिनस पदार्थ होता है जो कि स्पॉन्ज और सिलेंट्रेट्स में पाया जाता है। तो ये वाला पॉइंट और उसको ऐड और करना ऐसे था। भी कि जो है थोड़ा जेली लाइक होता है, बाकी ठीक था आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं। भावना जी, आपने बता दिया? भावना थापक जी, आपने आंसर दिया भी किसी प्रश्न का कि नहीं दिया? नहीं दिया तो चलिए। अच्छा, अभी ज्वाइन किया है। तो आप बताइए कि अगर बात करें हम कि बॉडी कैविटी, तो बॉडी कैविटी को बताइए, डिफाइन कीजिए बॉडी कैविटी क्या है। बॉडी कैविटी का डेफिनेशन में हाँ, होता क्या है बताइए, बॉडी कैविटी क्या होता है? एक्टोडर्म और जो गट के बीच में जो फ्लूइड लाइक स्पेस होता है उसको बॉडी कैविटी बोलते हैं। और इसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट और सीलोमेट। एसिलोमेट का एग्जांपल है प्लेटिहेल्मिन्थेस, सीडोसिलोमेट का एग्जांपल है एस्के हेल्मिन्थेस और सीलोमेट में आते हैं मैम एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और कॉर्डेट्स। चलिए इसके बाद मुझे बताइए कि डाइजेस्टिव सिस्टम को किसने तैयार किया है, ये बताइए। किसी ने तैयार किया है बोर्ड टीचिंग के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम? नहीं किया मैंने। किसी ने नहीं किया? नहीं। चलिए, पूछिए मैम, शायद कुछ बन जाए। आपने किया है क्या? नहीं, मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम किया है मैम। सर्कुलेटरी सिस्टम किया है, उसको अच्छे से तैयार कर लिया, डबल सर्कुलेशन वगैरह सब कुछ, ठीक है? क्योंकि अगर आप सर्कुलेटरी सिस्टम बोलो, हो सकता है बोल दे डबल सर्कुलेशन ही समझा दो ओनली। डबल सर्कुलेशन ही तैयार किया है। डबल सर्कुलेशन ही तैयार किया है, ओके। यहीं से, लेकिन उससे पहले थोड़ा हार्ट के बारे में बता देना। आप लोग जब बोर्ड टीचिंग करें तो देखो, एक चीज़ तो सबसे पहले बोर्ड पे टॉपिक लिखें और उसके बाद बोलना शुरू करें। हाँ, और हम पढ़ नहीं रहे हैं या मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे, क्योंकि वो छोटे बच्चे थोड़ी ना है कि उनको हम पढ़ा रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं ना उनके साथ। मैंने डबल सर्कुलेशन पढ़ाया था ना। हाँ, मुझे अब याद नहीं है क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से डेली उनको बोर्ड टीचिंग देखते रहते हैं। हाँ, आपने डबल सर्कुलेशन ही पढ़ा। चैम्बर्स बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ हाँ, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इतना थोड़ी ना, इतना टाइम तो उसको बनाने में ही लग जाएगा। अगर इस तरीके से बनाएंगे तो नॉर्मल बना सकते हैं आप, नॉर्मल, ठीक है? कोई भी अगर ऐसे टॉपिक नहीं, पूरा सिस्टम ही तैयार करके ले जाना है, ऐसे एंडोक्राइन सिस्टम या डाइजेस्टिव या जो भी टॉपिक आप ले रहे हैं हम लोग, तो ऐसा नहीं उसमें से एक पर्टिकुलर टॉपिक ले लिया, सपोज दैट कि अगर एंडोक्राइन में से कोई एक ग्लैंड ले लिया। हाँ हाँ, ले सकते हैं ना। नहीं 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 नहीं, ले सकते हैं आप। एंडोक्राइन सिस्टम पूरा थोड़ा ना पढ़ाएंगे, आपको तो डायग्राम से बताना पड़ेगा ना। तो जैसे आपने एडनल ग्लैंड पढ़ाया, तो एडनल ग्लैंड में आपने उसको बनाया कि किडनी के ऊपर होता है, फिर उसको डायग्राम से कॉर्टेक्स मेडुला में कहाँ 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 क्या रहता है, तो इस तरीके से आप उसको बनाएंगे ना। एक ग्लैंड हो जाएगा, उसमें डिसीज्ड है इतनी। हाँ, नहीं नहीं, एक ही ग्लैंड बहुत है, पूरी ग्लैंड नहीं। बस आज हम एंडोक्राइन ग्लैंड में भी और जो ग्लैंड से इस पर डिस्कस करेंगे। पहले बोर्ड पर उसका नाम लिखो उस ग्लैंड का, बाद में बोलो कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड में आता है कि एक्सो में आता है कि मिक्स में आता है, जो भी आपका ग्लैंड है, ठीक है? उसके बता दो कि ये बड़ी है, छोटी है, क्या है, इससे क्या निकलता है, और फिर उसको डायग्राम से बताना स्टार्ट करवा दो बस। तो ये है, ठीक है? तो ये याद रखना। क्या क्या क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं हाँ, डाइजेशन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम से। हाँ, मैं पूछ रही थी, चलिए पूछ लेते हैं। अच्छा, ये बताइए सबसे पहले, हाँ क्या पूछ रहे थे, कौन कह रहा ये है? पूछ रहे थे हाँ बताइए। कि पढ़ाते वक्त मैंने जिस टॉपिक पढ़ा है तो उसका क्या सिनॉप्सिस भी लिखना पड़ेगा? नहीं। इस टॉपिक नहीं नहीं, सिनॉप्सिस आप नोट्स थोड़ी ना, इंट्रोडक्शन में थोड़ी नहीं नहीं, आप नोट्स थोड़ी ना बना रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए, जैसे आपके टॉपिक पर डिपेंड करता है ना। मान लीजिए नॉर्मल हार्ट पढ़ा रहे हो तो उसमें क्या सिनॉप्सिस बनाओगे? सिनॉप्सिस किसी में नहीं बनाना। क्लासिफिकेशन अगर किसी में है, पर्टिकुलर कुछ पढ़ा रहे हो, जैसे अमीबा वगैरह, तो उसका कुछ क्लासिफिकेशन 3-4 वो लिख दो पॉइंट, बस किस में आ रहा है, किस फाइलम में आ रहा है, ये बता सकते हो। बाकी और कुछ नहीं, सिनॉप्सिस वगैरह कुछ नहीं बनाना। ऐसा असाइनमेंट थोड़ी ना लिख रहे हैं। मैडम, जैसे बोर्ड जो मेंबर बैठे हुए हैं उनको किस प्रकार से संबोधित करें, आप कैसे उन्हें एडमिट कर सकते हैं? बोर्ड मेंबर क्या, उनको बस जैसे कि आप सबसे पहले तो आप एंट्री करेंगे रूम में, ठीक है? और उसको भी एक तरीका होता है आने का, तो मैंने बताया है कई लोगों को। हाँ नहीं, बोर्ड टीचिंग के समय की बात कर रहा हूँ। जैसे अपन बोर्ड टीचिंग कर रहे हैं तो जैसे बच्चों की बोलते ही है
कि बच्चों आज हम ये नहीं नहीं, अब बच्चे थोड़ी ना है, बच्चे थोड़ी ना है, बच्चे नहीं है तो उन्हें किस प्रकार से संबोधित करें, यही पूछ रहा था मैं। कुछ नहीं बच्चे तो हैं, उनको संबोधित कुछ नहीं करना है पढ़ाते टाइम। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे बस, और बस समझाना है और क्या है। मैम पहले तो उनसे अनुमति ले लेना चाहिए कि मैम सर मैं आपको या तो पढ़ा रही हूँ, मैं आपका शिक्षक के तौर पे नहीं नहीं कुछ बोल सकते नहीं हैं नहीं नहीं, अनुमति कुछ नहीं, वो डायरेक्ट आपसे कहेंगे बोर्ड टीचिंग का। तो बस आप जाइए और अपना टॉपिक लेके और अब बस उसको बताना शुरू कीजिए कि आज इस टॉपिक पर हम डिस्कस कर रहे हैं। मैम टॉपिक पढ़ाने के बाद जैसे मैंने कुछ पढ़ाया उसको बोर्ड को तुरंत साफ भी कर देना है। बोर्ड को साफ तुरंत नहीं करना है, जब वो आपको कह दे बैठ जाओ जी मैम। उस टाइम पे आप चाहो। हाँ मैम पढ़ाते समय बोर्ड टीचिंग करते समय बोर्ड के साइड भी देखना और फिर बोर्ड के बीच हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए जैसे मैं हूँ तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल पीठ करके खड़ी हो गई। आपने देखा होगा ना कुछ कुछ टीचर लोग जो हैं शिक्षक, आपके स्कूल, जब आप अगर किसी स्कूल में पढ़ा रहे होंगे तो आपके स्कूल में पढ़ाने वाले भी कुछ टीचर ऐसे रहते हैं कि वो बिल्कुल बोर्ड से चिपक के पढ़ाते हैं कि पूरा लिख लेंगे उसके बाद बताएंगे। ऐसा नहीं है, साइड में थोड़ा होके। हाँ हाँ हाँ, पूरा देखना, बीच बीच में नहीं देखना ही पड़ेगा, थोड़ा सा लिखा। आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं यहाँ कैसे बताऊँ आपको, आपने इतना मैंने देखा था आपकी बोर्ड टीचिंग सही थी, आपकी ठीक थी। मैंने जो लोग यहाँ आए हैं उनको तो मैंने देखा है, और कुछ एक दो लोग थे जैसे कि कल गुहिना जी थी तो उन्होंने बोर्ड टीचिंग पे लिख के और मतलब क्लियर समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखा है, लेकिन हमने देख लिया था कि किस तरीके से पढ़ा रही हैं। तो उनको जो कमियां थी एक दो वो उनको बता दी थी क्या सुधारना है। तो अब जो है आप लोगों के अगर लेंगे तो आप लोगों से भी पढ़वा के देख लेंगे ऑनलाइन पे, ठीक है। जैसे निहारिका का था तो काफ़ी अच्छा था, कल फरीदा का तो बोर्ड टीचिंग करने के बाद बोर्ड क्लियर भी करना है। हाँ कर दीजिएगा बोर्ड क्लियर, अच्छी बात होती है। वैसे बोर्ड क्लियर करना चाहिए, हाँ कर दीजिएगा बोर्ड जैसे क्लियर। अगर बोल दे सर कि बैठ जाइए, अच्छा ठीक है बैठ जाइए, तो क्या मैम क्लियर करके बैठना है या फिर बोल दिए कि बैठ जाइए तो जाके बैठ जाए? नहीं नहीं, क्लियर कर देना, क्लियर कर देना। मैम बोर्ड में डेट भी मेंशन नहीं नहीं, वो डेट मेंशन करना वो डेट वेट वाला जो रहता है ना वो बीएड में रहता है मेन तो, लेकिन आप लोग कर दीजिएगा डेट मेंशन और टॉपिक मेंशन, बाकी और कुछ नहीं लिखना है। ये सब जो स्कूल में बीएड में रहता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं रहता। आप बस डेट लिखिए और टॉपिक लिखिए, बाकी पूरा इतना टाइम ही नहीं रहता कि पूरा बोर्ड को लिखोगे आप, ठीक है। मैं एक चीज पूछ रहा था। हाँ बताइए। कि जैसे टॉपिक उनने दिया कि इस चीज को पढ़ाइए और वो हमने प्रिपेयर नहीं किया है, मतलब हमको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि उसको हम पढ़ा सके, तब क्या स्थिति बनेगी, क्या बोलना पड़ेगा हमें? नहीं तो आप कुछ भी वो तो दे सकते हैं, आपको इसलिए थोड़ा बहुत तैयार होना चाहिए। तो नहीं मैम ये बोल सकते हैं कि सर मैंने जो टॉपिक तैयार किया उसको बहुत अच्छे से पढ़ा, मैं इसको भी पढ़ा सकती हूँ, पर ये इस टॉपिक में मुझे यदि अनुमति हो तो मैं इसको ज्यादा अच्छे से डिफाइन कर सकती हूँ। हाँ इस तरीके से बोल सकते हैं, बाकी ये नहीं बोलना है कि इसमें मुझे बिल्कुल नहीं आता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोलना है, जी मैम। ठीक है। हाँ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसमें बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा सकते हैं, वैसे भी टाइम ही कितना रहता है, तो आप ये बोल सकते हैं जैसे प्रमला जी ने दिया ना, बोला ना। हाँ तो आप ये बोल सकते हैं कि सर मैं इसको भी पढ़ा सकता हूँ और मैंने एक अन्य टॉपिक भी तैयार किया है, ठीक है। तो अगर आप जैसा अनुमति दें तो मैं दोनों में पढ़ा सकता हूँ, तो फिर वो देख लेंगे कि हाँ आपको पढ़ाना है, या इस तरीके से उनसे रिक्वेस्ट इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक है अगर वो अपने आप से देते हैं तो उसी को पढ़ाना पड़ता है, जी मैम। ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। अब मैं ये भूल चुकी हूँ मैं कहाँ तक पहुँच गई थी, किस पे प्रश्न पूछ रही थी, कौन आंसर दे रहा था मेरा? स्पीडोमेट पे पूछा था। अच्छा हाँ अभी भावना, चलिए बॉडी कैविटी वाला आपने बता दिया था। कोमल प्रमेय, हाँ डाइजेस्टिव सिस्टम पूछ रहे थे। चलिए तो डाइजेशन से पूछ लेते हैं। अच्छा
एक जिन्होंने इससे रिलेटेड जो टॉपिक अगर तैयार किया हो डाइजेशन को, तो मुझे डाइजेस्टिव जो हमारे पूरे ग्लैंड्स हैं तो उनके बारे में थोड़ा बताइए। डाइजेशन से रिलेटेड जो ग्लैंड्स हैं, हाँ उनके बारे में बताइए। कौन बताएगा? प्रतिभा जी तक मैं पहुंच चुकी थी, अब रचना से पूछ ही लिया है, सद्भावना और शिवांशु 2 लोग बचे हुए हैं आंसर देने के लिए, फिर से स्टार्टिंग करते हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है, के बारे में बताइए। सद्भावना जी आप बताएंगी? सद्भावना जी यस मैम। हाँ बताइए डाइजेस्टिव ग्लैंड। मैम सबसे पहले तो एक सलाइवरी ग्लैंड होता है जिसमें एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, और सलाइवरी ग्लैंड में भी एक पैरोटिड होता है, एक सबलिंगुअल होता है, एक सब मैक्सिलरी होता है। उसके बाद मैम पेनक्रियाज होता है एक, पेनक्रियाज से मैम पेनक्रियाटिक जूस कई सारे सिक्रीट होते हैं जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि पेनक्रियाटिक अमाइलेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज। इस एंजाइम को सर्फस इंटेरिकल पेनक्रियाटिक जूस भी बोलते हैं। फिर उसके बाद मैम इंटेस्टाइन में आते हैं, तो इंटेस्टाइन से भी कई सारे एंजाइम सिक्रीट होते हैं जिसे सर्फस इंटेरिकल बोलते हैं, जिसमें इंटेस्टाइनल न्यूक्लियस और इस तरह के मैम एंजाइम पाए जाते हैं। ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। चलिए इसको और अच्छे से तैयार कर लीजिए। एक मिनट, आप पे भी आऊँगी, अभी कुछ लोग बचे हुए हैं उनसे पूछ लूँ जिन्होंने अभी नहीं दिए। प्रतिभा आप बता चुके थे क्या? आंसर पहले दे चुके हैं क्या? यस मैम, फिर से बताना हो तो बताओ। नहीं कोई बात नहीं, फिर से डबल से बाद में पूछ लूँगी। हाँ शिवांशु, आपसे अभी नहीं पूछा था डबल में, बताइए क्या है मैम क्वेश्चन? डाइजेशन में जो ग्लैंड्स हैं जो सहायक होती हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बताइए कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे। हाँ ग्लैंड के बारे में। बकल कैविटी में सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड्स आती हैं जो जिनका नंबर 3 होता है, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल। तो ये तीनों कार्बोहाइड्रेट के पार्शियल डाइजेशन में हेल्प करते हैं क्योंकि इसके थ्रू एमाइलेज एंजाइम सीक्रेट होता है। इसके बाद जब फूड मूव करते हुए स्टमक में जाते हैं तो स्टमक में कुछ सेल्स के फॉर्म में ग्लैंड मिलती हैं, जबकि और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर अलग अलग सेल्स होती हैं, जैसे कि ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं और पैराइटल सेल्स होती हैं। ये HCl का सीक्रेशन कराती हैं और साथ ही साथ जो पेप्सिन है एंड रेनिन कराने का जो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके बाद जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो साइड में लिवर प्रेजेंट होता है। ये सबसे बड़ी एक्विक्राइन ग्लैंड है और ये बाइल जूस का सीक्रेशन करता है। बाइल जूस हमारी बॉडी में फैट्स के इमल्सिफिकेशन के लिए जरूरी है क्योंकि जब तक फैट को इमल्सिफाई नहीं किया जाएगा इसका फर्दर डिग्रेडेशन हम नहीं कर पाएंगे। एक बार जब फैट इमल्सिफाई हो जाता है तो पेनक्रियाटिक जो एंजाइम है उसकी हेल्प से हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं जिसका नाम लाइपेज होता है। जब नीचे की तरफ चलते हैं तो एक और मिक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, इसका नाम है पेनक्रियास, और इस पेनक्रियास का जो इंट्रोक्राइन पोर्शन है इसे कहा जाता है एसिनाइल, और ये अलग अलग तरह के एंजाइम्स का एक सॉल्यूशन बनाता है जिसे कहा जाता है पेनक्रियाटिक जूस। इसके अंदर अलग अलग एंजाइम्स होते हैं जैसे कि एमाइलेज, पेनक्रियाटिक एमाइलेज होता है, ट्रिप्सिन होता है, काइमोट्रिप्सिन होता है, एमिनोपेप्टाइडेज होता है और लाइपेज होता है। ये सभी फूड के सारे कंपोनेंट्स को ब्रेक करने का काम करते हैं। जब फूड यहाँ से आगे की तरफ बढ़ता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर से डाइजेस्टिव पार्ट आता है, ग्लैंड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सेल्यूलर ग्लैंड्स होती हैं ये, जिनको पेनिक सेल्स कहते हैं, अर्जेंटाफिन सेल्स कहते हैं, जिसकी मिलकर सक्कस एंटेरिकस का फॉर्मेशन करते हैं और उसे इंटेस्टाइनल जूस कहा जाता है। तो जितने भी कंपोनेंट्स बचे हुए कहते हैं इन सभी को फर्दर ब्रेक डाउन कर दिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ओके अच्छा, अब मुझे सलाइवरी ग्लैंड के बारे में बताइए। सलाइवरी ग्लैंड जो है तीनों, उनके बारे में बताएंगे आप लोगों में से। अब मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ फिर से एक एक करके, ठीक है। सलाइवरी जो ग्लैंड्स हैं 3 सलाइवरी ग्लैंड्स, थोड़ा उनके बारे में बताइए। कौन सी सलाइवरी ग्लैंड जो है आलमंड शेप होती है? थोड़ा थोड़ा आलमंड शेप सलाइवरी ग्लैंड 3 है ना, तो कौन सी सलाइवरी ग्लैंड जो है आलमंड शेप होती है? ठीक है, कौन बताएगा मुझे? आप लोगों में से जिसको आ रहा हो आप बताइए, कौन सी सलाइवरी ग्लैंड आलमंड शेप बादाम के आकार की होती है? बताइए। मैम पैरोटिड ग्लैंड चीक में प्रेजेंट होती है। पैरोटिड ग्लैंड, अच्छा सबसे बड़ी कौन सलाइवरी ग्लैंड कौन सी होती है जिससे बताइए। हाँ पैरोटिड पैरोटिड, पैरोटिड ग्लैंड। अच्छा
तो ये कभी इनके अगर 3 ग्लैंड के थोड़ा शेप भी देख लेना, पूछ लेते हैं कभी कभी। अच्छा ये बताइए सलाइवा जो है कितना सीक्रेट होता है एक दिन में? 1 से 1.5 लीटर। 1 से 1.5 लीटर। और यूरिन कितना एक्सक्रीट होता है? 1 to 1.5 लीटर मैम। तो हमको कितना पानी पीना चाहिए एक दिन में? 3 से 4 लीटर। 3 लीटर तो कम से कम पीना ही चाहिए, 3 लीटर। इससे कम जो है फिर सीजन के बेस पर भी डिपेंड करता है, गर्मी सर्दी कैसी क्या है। ओके, फैन ऑन कर दो। गर्मी लग रही है। चलिए, अच्छा ये बताइए बॉडी कवरिंग क्या होता है? बॉडी कवरिंग के बारे में बताइए। बॉडी कवरिंग मैम जो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है वो बॉडी कवरिंग के अंदर आएगा। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग बॉडी कवरिंग हो सकती है। जैसे लेके हम अगर हायर कोऑर्डिनेट्स में जाएंगे तो अलग अलग तरीके से इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम चेंज होता है डिपेंडिंग किस एनवायरनमेंट में रहते हैं। जैसे कि जो वाटर बेस्ड एनिमल है उन्हें थोड़ा सा मॉइस्ट और म्यूकसी सरफेस रखना पड़ता है। और फिर जैसे जैसे हायर में जाएंगे तो ड्राई कॉर्निफाइड एपिथेलियम पाई जाती है। ओके, अच्छा रचना ये बताओ राउंड वर्म में आपने देखा है राउंड वर्म? राउंड वर्म में क्या किसी प्रकार की बॉडी कवरिंग होती है? क्यूटिकल। हाँ हाँ बताइए फरीदा जी, सही बोल रहे हो, बताओ। क्यूटिकल होती है मैम। हाँ क्या बता रहे थे रचना जी, बताइए, कुछ कह रहे थे आप? नहीं मैम। चलिए, अच्छा ये बताइए मोनोसियस और डायोसियस क्या होते हैं? मोनोसियस और डायोसियस क्या होते हैं? देखो एक चीज़ और आप लोगों से बोलना चाहूँगी, आप लोगों से अगर आंसर नहीं आते हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है। वहाँ पर वो ये नहीं देखते, उनको पता है आप है ना एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आए हो, ठीक है, तो आप में नॉलेज है। और ऐसा नहीं है कि जो मैं पूछ रही हूँ सबके आंसर हर किसी को बने। इसी तरीके से जो आपके पैनल में मेंबर हैं वो आपसे प्रश्न पूछें और सारे आंसर जो हैं आपसे बन ही जाएं, तो आपको घबराना नहीं है। वो ये देखते हैं कि आप उस समय अगर 2 आंसर भी दे रहे हो ना तो कितने अच्छे से दे रहे हो, ठीक है। तो अगर आप लोगों से वहाँ पर आंसर नहीं भी बने किसी से तो घबराना मत। जरूरी नहीं है हर किसी से हर आंसर नहीं, आपने 10 में से 5 भी दे दिए ना या 6 भी आंसर सही दे दिए तो बहुत है, ठीक है। बस वो ये देखा जाता है आप फ्रेमिंग कितनी अच्छे से कर पा रहे हो। आपको नहीं आ रहा है फिर भी आपका जो चेहरा है उस पर ये प्रदर्शित नहीं होना चाहिए उनको कि आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। आप घबरा रहे हो, बस अच्छे से आंसर देना है, उसकी कोशिश करनी। क्या खत्म करना है, टाइम हो गया। चलिए मैम, हाँ बताइए। वो होते हैं हाँ। हम बाइसेक्सुअल भी कहते हैं। एक ही बॉडी में बोथ सिस्टम होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स फॉर्म होते हैं, इसे हम हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। और जो मैम डायोशियस मोनोसियस फिर डायोशियस एनिमल वो होते हैं जो कि मोनोसेक्सुअल जैसे यूनिसेक्सुअल होते हैं, जैसे कि हम जिसमें अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल गैमेट फॉर्म होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल फॉर्म। ओके, अच्छा रतलाम से कोई है आप लोगों में से? रतलाम से कोई है क्या? कोई नहीं है? अच्छा बताइए विटीकल्चर क्या होता है? विटीकल्चर मैम ये ग्रेप से रिलेटेड होता है। हाँ हाँ ग्रेप से रिलेटेड तो होता है। होता क्या है विटीकल्चर? ग्रेप्स का बताइए, कौन बताएगा? कल्टीवेशन। बताइए सही। हाँ अंगूर का पालन करना। हाँ इस हाँ ग्रेप्स इज कॉल्ड विटीकल्चर। ओके, अच्छा अंतिम प्रश्न है, अब क्या इंटरव्यू का टाइम हो रहा है। ये बताइए अर्थवॉर्म जो है, ठीक है, उसको हम किसानों का मित्र बोलते हैं ना कि किसानों का मित्र होता है, तो क्यों बोलते हैं? और फिर जो इसका आंसर दे वो दूसरा आंसर भी तैयार रखे कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है। अर्थवॉर्म केचुआ, इसका साइंटिफिक नेम। हाँ अर्थवॉर्म का साइंटिफिक नेम पैरेटिमा पॉस्ट्यूमा है। वेरी गुड। और इसको किसान का फ्रेंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो मिट्टी है उसको पोरस बनाता है, जिससे एयर प्रॉपर्ली जड़ों तक जाती है और उससे प्रॉपर्ली मतलब एयर मिल जाती है जड़ों को, इसलिए इसको किसान का तो बिल्कुल सही था, फेरिटेमा, ठीक है, इसका जो साइंटिफिक नेम है। चलिए तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। हाँ रीजन ये भी है कि वर्मी कंपोस्टिंग फॉर्म करता है
है, क्योंकि ये फीकल जो इसका मैटर होता है उसमें डिकम्पोजिशन मैटर होता है, जिससे कि सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ती है वर्मी कंपोस्ट। ओके ठीक है, तो आप कास्टिंग के ओके ठीक है, तो आप लोग जो है अच्छे से तैयारी कीजिए और करंट वगैरह जो थोड़ा है 1 महीने का उसको मोबाइल से ही ऐसे देख लीजिए कि जूलॉजी से रिलेटेड जो है आपका या साइंस से रिलेटेड किसी प्रकार का करंट अफेयर हो 1-2 महीने का, ठीक है। और हमारा जो है जो इंटरनेशनल लेवल पर थोड़ा चर्चित रहा हो या हमारे भारत से रिलेटेड या आपकी जो कुछ रिसर्च वगैरह है, ठीक है, उनका प्रकाशन वगैरह कहाँ से हुआ है, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। आपके जो रिसर्च पेपर रहते हैं ना, ठीक है, उनका प्रकाशन कहाँ से होता है, अक्सर पूछ लिए जाते हैं ये प्रश्न। तो मैं सभी से बोल रही हूँ क्योंकि मुझे सबकी नॉलेज नहीं है या भूल जाती हूँ किसका जो है हाँ रिसर्च वगैरह से, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। अब बाद में कल मिलते हैं। मैम बार बार मुझे 5 मिनट से बोल रही हैं कि अब बंद करो, टाइम हो गया है। मैम एक क्वेश्चन। हाँ हाँ मैम जैसे हमारा स्पेशलाइजेशन वो खुद पूछेंगे या हमें खुद से बताना है? आपसे पूछेंगे ना, जैसे हम पूछते हैं अपने बारे में बताइए, तो रोल नंबर वगैरह सब कुछ, ठीक है। कभी कभी तो आपके ग्रेजुएशन पीजी वगैरह के भी रोल नंबर पूछ लेते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं रहता है कभी कभी, लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं अपना ये रोल नंबर, ठीक है, आपने किस विश्वविद्यालय से किया है पीजी यूजी, उसको जो है किस डेट में मतलब किस सन में किया है, तो उसको जो है थोड़ा देख लीजिए किस साल किया है, इस तरीके से। हाँ स्पेशलाइजेशन हम उन्हें खुद बताएं या खुद हमसे पूछेंगे? नहीं, आप बता दीजिए, वो ये पूछते हैं ना आप अपने बारे में जब बताइए तो सब बताइए अपने बारे में, हाँ शॉर्ट में, लेकिन शॉर्ट में, ओके। तो चलिए ओपन यूनिवर्सिटी वालों से भी पूछ सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, जैसे आपका भोज ओपन, हाँ भोज ओपन यूनिवर्सिटी था ना, तो मैंने भी आपसे पूछे थे आपसे प्रश्न मॉक इंटरव्यू के दौरान, तो आप उसको और देख लीजिएगा, ठीक है। इतना ज़्यादा नहीं पूछेंगे, भोज राजा भोज के बारे में हो सकता है पूछ लें, ठीक है। हमारा भोजताल है, भोज ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो है या भोपाल से है तो भोजताल, रानी कमलापति, ओके, रानी कमलापति, हाँ रानी कमलापति, हाँ मेरी यूनिवर्सिटी है, हाँ। तो वहाँ पे भी मैम जैसे महात्मा गांधी चित्रकूट यूनिवर्सिटी, हाँ, तो वहाँ पे मैम डिस्टेंस के कोर्स बहुत चलते हैं। हाँ मैं तो रेगुलर हूँ, बट वहाँ पे मैम बहुत ज्यादा मतलब वो उसी के लिए फेमस है, डिस्टेंस के लिए, महात्मा गांधी चित्रकूट यूनिवर्सिटी। तो आप चित्रकूट के बारे में जैसे मैंने जो आपको प्रश्न पूछे थे वो 1-2 तैयार कर लीजिए। अब इतना थोड़ी ना कि सारा उससे पूछेंगे, आपके सब्जेक्ट से फिर क्या पूछेंगे, हाँ लेकिन डिस्टेंस यूनिवर्सिटी भी है हाँ, और कौन कौन सी है, हाँ और कौन कौन सी है जैसे कि, ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं। हाँ हाँ इग्नू वगैरह जो है, तो इग्नू, ठीक है, इग्नू का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कभी कभी। इग्नू है ना, इग्नू का फुल फॉर्म कब स्टेबलाइज की गई थी, तो बस और ज़्यादा डिटेल नहीं, आपको अपना सब्जेक्ट देखना है मेनली, ठीक है। चलिए तो कल मिलते हैं, चलिए आप लोग लॉग आउट हो जाइए।